हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसने 1999 में दिल्ली की चकाचौंध से निकलकर पूरे देश को झकझोर दिया था। सोचिए, एक हाई प्रोफाइल पार्टी, एक मॉडल का मर्डर और शक के घेरे में कौन? एक बहुत ही ताकतवर राजनेता का बेटा। जेसिका लाल मर्डर केस। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, क्राइम की कहानी नहीं है। ये कहानी है रसूख की, पहुंच की और एक बिखरते हुए न्याय की। और फिर उसी राख से उठते हुए आम लोगों के गुस्से की। हाँ, हमारे पास जो सबूत हैं वो इस केस के हर पहलू को सामने रखते हैं। उस रात की घटना से लेकर अदालत के जो चौंकाने वाले फैसले थे, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, सब कुछ। हमारा मकसद साफ है, इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझना। ये समझने की कोशिश करना कि जब सिस्टम एक तरह से घुटने टेक देता है तो होता क्या है। तो चलिए उस रात पर वापस चलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या भारत में न्याय सबके लिए बराबर है। तो तारीख थी 29 अप्रैल 1999। जगह थी दिल्ली का कुतुब कॉलोनेट, टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट। हाँ, वहाँ एक सोशलाइट बीना रमानी ने पार्टी रखी थी और माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा आप सोच सकते हैं। शहर के बड़े बड़े लोग, मॉडल्स, बिजनेसमैन। और उसी पार्टी में जेसिका लाल, जो खुद एक मॉडल थी, वो अपनी दोस्त के साथ एक गेस्ट बारटेंडर के तौर पर मदद कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पार्टी खत्म होने वाली थी और फिर रात के लगभग 2 बजे, जब बार बंद हो चुका था। हाँ, कहानी में एक नया किरदार आता है, मनु शर्मा। हरियाणा के एक बड़े कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा। वो अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ पहुंचा। अब बार तो बंद था, लेकिन उसने जेसिका से शराब मांगी और जेसिका ने साफ मना कर दिया, कहा कि बार अब क्लोज है। और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। मना सुनना शायद उसकी आदत में नहीं था। पहले उसने पैसे ऑफर किए, फिर बहस शुरू हो गई। गवाह बताते हैं कि माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया था। और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी 22 बोर की पिस्टल निकाली। पहली गोली हवा में चलाई छत पर, और दूसरी गोली सीधी जेसिका के सिर में लगी। वो वहीं गिर पड़ी। कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। जो पार्टी जश्न के लिए थी, वो एक मर्डर सीन में बदल चुकी थी। और वहाँ 100 से ज्यादा लोग थे। 100 से ज्यादा लोग। तो केस तो बिल्कुल सीधा और साफ लगना चाहिए था। लगना तो चाहिए था, पर यहीं पर इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, स्याह पन्ना खुलता है। जांच शुरू हुई और केस मजबूत होने के बजाय वो कमजोर पड़ने लगा। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे गवाह मुखरने लगे। लेकिन ये थोड़ा अजीब है। इतने सारे लोग थे, सबने अपने आंखों से देखा। क्या एक भी व्यक्ति सच के साथ खड़ा नहीं रह पाया? ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस केस का सबसे परेशान करने वाला पहलू था। ये दिखाता है कि रसूख का डर कितना गहरा होता है। बात सिर्फ पैसे या सीधी धमकी की नहीं थी। ये एक पूरे इकोसिस्टम का दबाव था, जहां एक ताकतवर परिवार के खिलाफ जाना मतलब अपने सोशल और प्रोफेशनल करियर को दांव पर लगा देना। मतलब जिससे हम कानूनी भाषा में गवाह का हॉस्टाइल होना कहते हैं। हाँ, और इस केस में तो 32 गवाह अपने बयान से पलट गए। 32? और पुलिस का क्या उन पर भी कोई दबाव था? आरोप तो यही लगे। सबूतों से छेड़छाड़ की बातें सामने आई। 2 गोलियां चली थीं, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही खोखा मिला। अच्छा। और जिस पिस्टल से गोली चली, वो तो कभी बरामद ही नहीं हुई। मतलब केस की बुनियाद को हर तरफ से कमजोर किया जा रहा था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? ये केस अदालत में 7 साल तक चला। और 7 साल बाद 21 फरवरी 2006 को निचली अदालत का फैसला आया। और फैसला ये था कि मनु शर्मा समेत सभी 9 आरोपियों को बरी किया जाता है। सबूतों के अभाव में। एक मिनट, बरी? सबूतों का अभाव? 100 से ज्यादा लोग पार्टी में थे, गोली चली, एक लड़की की मौत हुई और अदालत कह रही है कि सबूत नहीं थे। अविश्वसनीय था। और यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अदालत ने कहा कि यह साबित ही नहीं हो पाया कि जो 2 गोलियां चली वो एक ही बंदूक से थी। तो एक तरह से अदालत का ये फैसला कहानी ही का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो लम्हा था जब केस कोर्टरूम से निकलकर देश के ड्राइंग रूम, न्यूज चैनलों और सड़कों पर आ गया। और ये वो दौर था जब 24 घंटे वाले न्यूज चैनल नए आए थे। उनकी ताकत का असली अंदाजा शायद पहली बार इसी केस में हुआ। हाँ, इसने सब कुछ बदल दिया। तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। अच्छा। और उस स्टिंग में ये सामने आया कि कैसे गवाहों को पैसे और धमकियां देकर बयान बदलने पर मजबूर किया गया था। और फिर एनडीटीवी की वो मुहिम
मुझे याद है जस्टिस फॉर जेसिका एक नारा बन गया था। वो एक अभूतपूर्व अभियान था। लाखों लोगों ने एसएमएस भेजकर ऑनलाइन याचिकाओं पर दस्तखत करके न्याय की मांग की। दिल्ली में इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च हुए। मीडिया ने इसे एक नाम दिया था, ट्रायल बाय पब्लिक कॉन्शियंस। हाँ, यानी जनता की अंतरात्मा का ट्रायल। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये मीडिया ट्रायल से अलग है। ये कैसे अलग है? देखिए, मीडिया ट्रायल का मतलब होता है जब मीडिया किसी को दोषी ठहराने लगता है, पर यहाँ मीडिया जज नहीं बना, वो एक खोजी पत्रकार बना। अच्छा। उसने उन सबूतों को जनता के सामने रखा जिन्हें अनदेखा किया जा रहा था, और दबाव इतना बढ़ा कि दिल्ली पुलिस को अपील करनी पड़ी और मामले को दोबारा खोला गया। और इस बार मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। हाँ, और हाई कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पर लिया। रोजाना सुनवाई हुई। इस बार अदालत का रवैया बिल्कुल अलग था। तो हाई कोर्ट ने ऐसा क्या अलग किया जो निचली अदालत नहीं कर पाई थी? उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की कड़ी को मजबूती से जोड़ा। जैसे पार्टी में मनु शर्मा की मौजूदगी, झगड़ा होना, गोली चलाना और फिर घटना के बाद उसका फरार हो जाना, उसके फोन रिकॉर्ड्स। अच्छा, तो उन्होंने सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बना दी। एकदम सही। और दिसंबर 2006 में निचली अदालत के फैसले के सिर्फ 10 महीने बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और वो फैसला था? मनु शर्मा को हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। जनता के दबाव ने काम किया था। हाँ, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी थी। मनु शर्मा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। तो 4 साल और लगे। हाँ, आखिरकार 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अंतिम फैसला सुनाया। और उन्होंने क्या कहा? देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि मनु शर्मा के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत और अकाट्य थे। तो उम्र कैद की सजा पक्की हो गई? जी। इसके साथ ही 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। लेकिन कहानी में एक और मोड़ भी बाकी था। सजा तो हो गई, पर यह कहानियां खत्म नहीं हुई। मनु शर्मा ने तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटनी शुरू की और जेल के अंदर उसकी एक, कह सकते हैं, नई कहानी शुरू हुई। मतलब आधार बनाकर उसकी समय से पहले रिहाई की अपील की गई। हाँ, दिल्ली के सजा समीक्षा बोर्ड ने कई बार उसकी अपील खारिज की, लेकिन आखिरकार जून 2020 में दिल्ली सरकार ने उसकी रिहाई को मंजूरी दे दी। और जहाँ तक मुझे याद है, जेसिका की बहन सबरीना लाल, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। तो 17 साल जेल में बिताने के बाद मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया। ये इस कहानी का अंतिम अध्याय था। और उसकी रिहाई ने एक बार फिर बहस छेड़ दी थी कि क्या एक हत्या के दोषी को जल्दी रिहा किया जाना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें, 1999 में एक हत्या हुई। ताकत और रसूख ने न्याय को रोकने की कोशिश की। निचली अदालत में सिस्टम फेल हो गया। लेकिन फिर जनता और मीडिया के जबरदस्त दबाव ने सिस्टम को दोबारा काम करने पर मजबूर किया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। और फिर लगभग 17 साल बाद दोषी को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहा कर दिया गया। ये केस इस बात का एक प्रतीक बन गया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वो सबसे ताकतवर लोगों को भी जवाबदेह ठहरा सकते हैं। बिल्कुल, ये नागरिक सक्रियता की एक मिसाल है। लेकिन ये केस अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। और वो सवाल क्या है? ये सच है कि ये नागरिक आंदोलन की एक बड़ी जीत थी, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या न्याय पाने के लिए हमेशा इतने बड़े सार्वजनिक और मीडिया हस्तक्षेप की जरूरत पड़नी चाहिए? ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या कहता है जब एक सही नतीजे तक पहुंचने के लिए जनता की अंतरात्मा का ट्रायल की जरूरत पड़े? ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए।